लेकिन थोड़ी उग्रता रहती है। चलो ये बहुत बहुत बढ़िया। सिर ठंडा रखना चाहिए। मेष राशि का सूर्य हो तो व्यक्ति को सिर थोड़ा ठंडा रखना चाहिए, थोड़ा गुस्सा कम करना चाहिए। मेष सर राशि जो है ना सिर पे आती है। सर आपने हाँ संतान भाव के लिए क्यों बताया? एक्चुअली वीडियो बीच में मेरा बंद हो गया था। हाँ, तो ये पंचम भाव से छठा गया ना, पंचम भाव से छठे गए ना सूर्य। तो जिस भाव से भी मैंने अभी बताया था ना, सर्वे भावा लगन समा। अब अगर संतान का वर्णन करूंगा, अगर मैं संतान का वर्णन करूंगा तो उससे छठा गया नहीं है, तो जी संतान सर। को तो लाभ नहीं करेगा। राइट, क्लियर नहीं हुआ? हो गया सर। हाँ हाँ, तो मैंने बताया ना वो वाली बात है, सर्वे भाव लगन समा। अब बात करते हैं 11th हाउस की। 11th हाउस, 11th हाउस सूर्य, बहुत उत्तम स्थान है सूर्य का, बहुत ही उत्तम स्थान है। सूर्य 11th हाउस में बहुत अच्छा फल देता है ना? दिग्बल के पास होते हैं। 11th हाउस में आकर सूर्य, असल में ये एक ऐसा भाव है जहां रोशनी का भाव है, और सूर्य स्वयं वहां चले गए तो वो उस भाव को रोशन कर देते हैं। ये भाव को प्राप्ति का भाव कहा गया है, आय का भाव कहा गया है, आगम सिद्धि का भाव कहा गया है ना? ऑल एक्विटेंसेस इसमें इसी में आते हैं। फुलफिलमेंट ऑफ ड्रीम्स एंड डिजायर इसमें आते हैं, है ना? उच्च श्रेणी के व्हीकल इसी में आते हैं। आपके जो कान इसी में आता है लेफ्ट, इसमें आपके जो जवाई वगैरह जो रिश्ते में होते हैं वो आपके आते हैं। बड़ा भाई आपका यहीं आता है। आप तो 11th हाउस में जो जो चीजें आती है, दिव्य आभरण इसी में आते हैं, है ना? दिव्यता की प्राप्ति इसी में आती है। तो बहुत डिवोशन टू द गॉड, द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिवोशन टू द गॉड, 11th हाउस, हाईएस्ट लेवल ऑफ डिवोशन, द accumulation of wealth, accumulation of wealth, 11th house, accumulator of wealth, Saturn, accumulator of wealth, Saturn, accumulation of wealth, 11th house, accumulated wealth, second house. This is how your accumulated wealth in whatever form, किसी भी फॉर्म में हो, वह जमा धन के रूप में हो सकती है, एफडीआर सिक्योरिटीज के रूप में हो सकती है, वह धातु सोना चांदी के रूप में हो सकती है, वह आपके ज्वेलरी के संबंध रूप में हो सकती है, वो हीरो मोती माणक उनके रूप में हो सकती है। तो वो अक्युमुलेटेड वेल्थ, दिस इज accumulation of wealth. Sunny is accumulator of wealth, this is accumulated wealth, so it is called easy money, easy money, है ना? और ये जो भाव है ना, ये देनी का है, रोजंदारी क्या है, और ये वेतन, ये वेतन, ये देनी का है, रोज क्या है ना? तो ये चलो वो आगे बताऊंगा। तो जो सूर्य 11वें में बैठ के जबरदस्त एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ कराते हैं, आदमी को बहुत धन की प्राप्ति होती है। आगम यानी वेद वेदांत का ज्ञान भी करा देते हैं, है ना? यहाँ पे पूरे मनोरथ, मन के रथ पूरे पूरे होते हैं। अब वो किस राशि के स्वामी है, उसी के अनुसार उसकी प्राप्ति होगी, है ना? जैसे अशोक गहलोत जी के सूर्य यहाँ पे ही है और मंगल के साथ है, तो वो उनको इतना जबरदस्त राजनीतिक सफलता मिली, है ना? मेष राशि के शायद। तो यहाँ पे 11th हाउस का सूर्य बहुत बलवान, यहाँ तक कहा गया है कि कोई ग्रह अगर 11th हाउस में उच्च के सूर्य के साथ बैठा है या सूर्य के साथ बैठा है तो इवन उसको अस्त का भी दोष नहीं लगता। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ये बहुत गहरी बात है, इस सिर्फ अभी इसको नोट करके रखना, कैसे होता है क्यों होता है वो बाद में बताऊंगा, राइट? तो ये 11th हाउस में आप विभिन्न राशियों में, क्योंकि लाभ है सर्वे प्रशस्ता, लाभ भाव में सारे ग्रह शुभ परिणाम देते हैं। अब यहाँ जिन भाव से शुभ है, जिन भाव से शुभ है, अब मान लीजिए पंचम भाव से शुभ है, यहाँ इसकी दृष्टि रहेगी, कालपुरुष की कुंडली में तो यहाँ पंचम राशि है तो और बलवान है ना? तो इसको भी फलीभूत करेगा। अब द्वितीय भाव से ये दशम है, यानी कि धन का कर्म करेगा, है ना? इस भाव से तृतीय, यानी कि हमेशा एक्सेलमेंट के लिए जो आध्यात्मिक शक्तियों को पराक्रम करता रहेगा, है ना? तो इस प्रकार से जिस भाव से जहां गया है वो आपको स्थापित करना पड़ेगा कि किस अब इसको मैं लगन बनाऊंगा तो ये कहाँ प्रभावित करेगा, किस राशि में क्या क्या परिणाम देगा। और 11th हाउस के जो कारकत्व हैं उनको अपने कारकत्वों से, इसके तो स्थायी कारकत्व हैं,
राशि विशेष के कारकत्वों को उसमें जोड़ेगा और तदनुसार उत्पत्ति करेगा। तो 11th हाउस सूर्य बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है ना। 11th हाउस में सूर्य बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन हियरिंग प्रॉब्लम होती है, ये ध्यान रखना आप। देखिए ये मेरा जो है ना राइट ब्रेन है, ये मेरा राइट ब्रेन है, ये वीनस है, और ये मेरा लेफ्ट ब्रेन है, ये मार्स है। तो यहाँ बैठे हुए सूर्य है ना जो हियरिंग प्रॉब्लम दे देता है थोड़ी सी, वो ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना। अब 12वें भाव के सूर्य, अब 12वां भाव जो पृथकता का भाव है, सूर्य वहां जाके बैठ के स्वयं पृथकताकारी है, तो 12वें भाव में सूर्य उत्तम परिणाम नहीं देता है, और आदमी जो है ना हमेशा घूमता रहता है ना, उसकी आत्मा हमेशा घूमती रहती है, स्थिरता कभी नहीं आती उसके जीवन में, है ना। और 12वें भाव से जो प्लेजर ऑफ, जिन चीजों को हम प्लेजर देखते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। प्लेजर ऑफ, रात को नींद नहीं आएगी, बेचैनी रहेगी, है ना, 12वें भाव से संबंधित। अब वो जैसे जिन जिन राशियों के होंगे, तो क्या शुभत्व बढ़ रहा है या पापत्व बढ़ रहा है ना, बलवान हो रहे हैं या बलहीन हो रहे हैं, तदनुसार आप स्थापित करके देखें और किस भाव के स्वामी होकर आ रहे हैं। अब काल पुरुष की कुंडली में तो पंचम के स्वामी होकर आए, तो पंचम को भी हानि करेंगे, पंचम को भी हानि करेंगे, आपके लगन को भी हानि करेंगे। लेकिन दसम भाव, सॉरी नवम से चौथे आए हैं, तो ऐसा व्यक्ति एनजीओ के कार्य में, ऐसा व्यक्ति जो है ना लोगों की सेवा के कार्य में, ऐसा व्यक्ति डॉक्टरी के कार्य में, ऐसा व्यक्ति जो है ना वैद्य के कार्य में, उपदेशक के कार्य में, है ना, जन सेवा के कार्यों में अगर लग जाए तो बहुत श्रेष्ठ फल प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति घर छोड़ के दूर चला जाए, घर से दूर चला जाए, तो वो व्यक्ति बहुत सुखों की प्राप्ति करेगा, है ना। क्यों? क्योंकि उसको यहाँ से चतुर्थ है, तो इसके सारे लाभ देगा। तो आपको कर्म क्षेत्र इसके अकॉर्डिंगली तय करना पड़ेगा, मतलब किस किस को फायदा कर रहा है। कर्म के क्षेत्र में बहुत बहुत प्रयास कराएगा। अब कर्म आपने अगर आध्यात्म से जोड़ दिया, ये मोक्ष का भाव है, तो सूर्य मोक्ष के कारक भी हैं, केतु सूर्य गुरु मोक्ष के कारक भी हैं, तो ये आदमी को ऐसा मार्ग दे देंगे जहां वो जन्म कल्याण करते हुए बहुत ऊंचाई पे जा सकता है। कई बड़े बड़े नेताओं की कुंडली में आपको ये मिलेंगे, कई लोग जो विदेश में जाकर बहुत अच्छे पदों को प्राप्त किए, उनके सूर्य 12वां मिलेगा आपको, है ना। तो ये, और कालपुरुष की कुंडली में यह राशि भी कौन सी आती है? मीन। और मीन राशि जो है ना वैसे ही जो है साल्वेशन की है, मुक्ति की है। तो समस्त प्रकार के, अगर 12वें भाव, होता क्या है, जिसका सूर्य 12वें में होता है वह व्यक्ति अपना सर्वस्व है ना लोगों की सेवा में लौटा देता है और हमेशा दुख को प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को जिससे भी कुंडली 12वें भाव में सूर्य हो, वो व्यक्ति को ना खर्चे थोड़े सोच समझ के करने चाहिए। वो अपना दिखावा करने के लिए, अपना बड़प्पन दिखाने के लिए कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, वो बहुत खर्चा कर देता है और वो हमेशा दुख पाता है। उस जिसके भी 12वें घर में सूर्य हो, उसके घर चले जाओ, वो घर में रखी हुई सारी चीज खाने की ला के देगा। आप किसी के 12वें में है क्या सूर्य अपने में से? सर मेरे छोटे भाई है। हाँ, तो है वो है ना, उसके घर चले जाओ, तो उसके घर में जो जो चीज रखी होगी ना सब ला के देगा आपको खाने की। वो ऐसी बंटवार करेगा आपकी कि आप सोच ही नहीं सकते हो। ये प्रवृत्ति होती है। सिंह का सूर्य है सर। हाँ, वो किसी भी राशि का हो, वो सिंह का है तो और ज्यादा करेगा, है ना। और लेकिन वो आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत उन्नति कर सकता है, वो पूजा पाठ के क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत उन्नति कर सकता है ना। अच्छा कर्मकांडी हो सकता है। क्या करते हैं वो? हेलो, कर्मकांड के ही काम करते हैं, तो पूजा पाठ। हाँ, तो बस पूजा पाठ में वो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, तो बहुत वो, और उनको को और ज्यादा बढ़ावे, उसको और करे। जितना मंत्रोच्चार करेंगे, जितना ज्यादा इस क्षेत्र को बढ़ाएंगे, उतना नाम हो जाएगा, उतना लाभ होगा उनको, और इस जीवन के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये आपको समझ में आया? मैंने सूर्यदेव को यहाँ कंप्लीट किया, कुछ समझ में आया आपको? हेलो 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 हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या राजेश जी? हेलो हेलो, आया? अच्छा, आया, समझ में आया?
समझ में आया? सर आ रही है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपकी आवाज सही नहीं आ रही। बिल्कुल। हाँ, समझ में आ रही है हाँ राजेश सर, जी? अब मैं बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपको ये इतना इतना डेप्थ में क्यों बता रहा हूं? देखिए, पढ़ाना एक अलग चीज है, गुणना एक अलग चीज है, और गुणवाना एक अलग चीज है। मैं आपको इतनी डेप्थ में क्यों लेके जा रहा हूँ? आपकी प्रवृत्ति हो जाए, आपकी आदत हो जाए गहराई में जाने की, और आज जो आदत हो जाएगी वो जिंदगी भर काम आएगी, है ना? शुरू में ही अगर आपने ऊपरी ऊपरी से कुंडली देखना सीख लिया, मर्म की चीजें नहीं पकड़ी, तो कभी भी उत्तम फल नहीं कर पाए। जब मैं इसमें आगे आपको बड़ी बड़ी चीजें बताऊंगा, अभी तो मैं एक एक वीडियो के 10-10 वीडियो जितना आपको आगे बढ़ाने वाला हूँ, जहां हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं, बारीक से बारीक, लेकिन बेस तो हमारा सॉलिड हो। तो इसलिए मैं आपको इतना स्ट्रेस देके बता रहा हूँ। अब मैंने जैसे, तो मैं क्या, सूर्य के समझ में आ गया आपको? सूर्य किस प्रकार प्रभावित करेंगे, राइट? यस सर। यस। अब मैं आपको बाकी जो ग्रह हैं वो थोड़ा फास्ट बता दूं। हेलो, सर आप कितने एक लोग हैं काम, राजेश जी? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। अपन एक काम कर बोलिए सकते हैं बोलिए। सर, कोई भी अलग भाव लेके उस पे एक एक ग्रह को मतलब उस पे अच्छे से बता दें, और फिर बाकी 12 भाव को आप जल्दी जल्दी बता सकते हैं। वो लगन नहीं हो, चलो सप्तम नहीं ठीक, हो, कोई हटके भाव हो, उस पे अपन उसको तरीके से ठीक है, कारक वारक सब लगा दें ठीक है, फिर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही कह रहे हो आप। चलिए, अब मैंने चंद्रमा भी आपको सप्तम भाव तक बता दिए थे। अष्टम भाव का विश्लेषण अभी शिवाली जी ने करवाई दिया, है ना? क्या सप्तम भाव तक आपको क्लियर है चंद्रमा? मैंने बिल्कुल बता दिया था आपको अच्छी तरह, है ना? आप लोगों ने आगे प्रयास भी किया होगा। अष्टम भाव के चंद्रमा, अब चंद्रमा क्या है? मन का कार्य है। चंद्रमा मन के कारक है। सौम्यता, सुशीलता, कोमलता, सहजता, है ना? कर्म सिद्धि, कार्य सिद्धि, करुणा, अनुकंपा, काम सिद्धि, है ना? कृपा, कृपा, सबसे बड़ी चीज कृपा, यानी एसेंशियल फॉर एवरी टाइप ऑफ ग्रोथ। अकेला चंद्रमा पूरी कुंडली को प्रभावित करते हैं। इसलिए शास्त्र में कहा गया है चंद्रमा स्वयं लगन स्वरूप होते हैं। सूर्य, चंद्र और लगन, इन तीनों को लगन कहा गया है। तो क्या कहते हैं शास्त्र? हर शास्त्र क्या कहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिटरमाइन वेदर द नेटल चार्ट इज फोर्टिफाइड और द चंद्रमा। जो भी बलवान होगा वही प्रभावित करेगा। चंद्रमा अगर बलवान है तो उसको लगन बनाकर उस पर ही बात करें। इसलिए जब भी हम शास्त्र पढ़ते हैं, जब भी हम कुंडली देखते हैं, तो जहां हमारी जन्मांक दिया हुआ होता है वहीं हमारा चंद्र लगन जरूर दिया हुआ होता है ना? शास्त्र क्या कहते हैं? हर जगह आप पढ़ोगे कि आप सबसे पहले देखो कि लगन बलवान है या चंद्र बलवान है। तो जो बलवान होता है वो प्रभावी होता है। तो चंद्रमा स्वयं लगन स्वरूप होता है, तो जिस भी भाव में बैठता है वो लगन बन जाता है, ठीक है ना? और वो उस हिसाब से उस पर अपन, और मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी ग्रह का विश्लेषण करने के लिए उसको लगन मान सकते हो आप। तो चंद्रमा तो स्वयं लगन स्वरूप है ही है। अब चंद्रमा और सूर्य ऐसे ग्रह हैं जो स्वयं जीवन है ना? स्वयं जीवन है, हमेशा मार्गी होते हैं, सतोगुणी है। तो अष्टम में चंद्रमा चूंकि स्वयं स्वयं जीवन है, स्वयं जीवन है, इसलिए अष्टम में चंद्रमा को अष्टम का स्वामी होने का या अष्टम में होने का दोष नहीं लगता। लेकिन लेकिन द फीमेल जनरेटिव प्रोसेस, जो फीमेल बच्चों को जन्म देती है, वो प्रोसेस और उसके अंग मून और वीनस के तहत आते हैं। तो जो जनरेटिव प्रोसेस है वो मून है, और उसके अंग भी मून है। तो जो बच्चा पैदा होता है ना, वो भी मून है, वो भी चंद्रमा है। जो बच्चा पैदा होता है वो भी चंद्रमा है। और वो कितने दिन तक उसमें रहता है? 4 साल तक। 4 साल तक चंद्रमा के प्रभाव में रहता है। तो चंद्रमा अगर पाप प्रभाव में अष्टम भाव में हो तो ये माँ है, ये माँ है, और माँ की संतान, ये माँ है, ये माँ की संतान, माँ का पंचम है नहीं? माँ की संतान कहाँ चलेगी? अष्टम भाव में। अष्टम भाव क्या है? मृत्यु भाव। और फिर अगर वो वहां पे जाके बलहीन हो जाए और कोई पाप ग्रह और उसको देख ले, तो वो 4 साल तक उसके जीवन पे बाधित होता है। 4 साल तक वो बहुत पीड़ा पाएगा। बच गया तो देव कृपा। अगर कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण मिल गया, कोई श्रेष्ठ ज्योतिषी मिल गया और उसने उसके अनुसार उसके उपाय करवा दिए तो वो बच जाएगा।
है ना। इसलिए कुंडली देखते ही कई दोषों को तुरंत समन कराया जाता है ना, उनकी तुरंत शांति कराई जाती है। तो अष्टम में चंद्रमा, इसलिए अगर है तो बच्चा 4 साल तक बहुत पीड़ा पाता है, बचता ही नहीं है, बच गया तो 4 साल तक बहुत पीड़ा पाएगा। कि आप किसी का भी अष्टम में चंद्रमा देखकर वो अगर पाप प्रभाव में भी हो तो और ज्यादा खराब। क्यों? क्योंकि ये माता, जो मैंने भी आपको बताया ना, और ये माता की संतान, ये पिता और ये पिता की संतान, ये मैं, और मैं किसकी संतान हूं? इनकी। तो मेरे पिता, अगर मैं मेरे से गिनता हूं तो मैं किसका संतान हूं? तो मेरे पिता ही हैं। अगर मैं मेरी तरफ से कैलकुलेशन करता हूं, इसलिए साउथ में नवम भाव से पिता देखते हैं। चलो उसको बाद में देखेंगे। तो ये समझ में आई आपको बात? तो अष्टम का चंद्रमा इसलिए सबसे खराब कहा जाता है। अष्टम मैंने क्यों खराब होता है वो मैंने आपको पूरा अभी विश्लेषण में पूरा बताया, है ना। अब किस किस राशि का है? है मित्र राशि में है तो उतना ज्यादा प्रभावी नहीं रहा, उतना ज्यादा नेगेटिव नहीं रहा। अब यही उच्च का है तो और ही बढ़िया हो गया। खुद की राशि का है, खुद की राशि का है, बहुत बढ़िया। सूर्य की राशि का बहुत बढ़िया है ना। बुध की राशि में ठीक ठीक परिणाम देता है, इतने उत्तम नहीं देता। बुध शत्रु राशि है इसकी। और तुला राशि में नीचा भी राशि हो जाता और ज्यादा खराब हो गया। वृश्चिक में आप जानते ही हो। धनु में इसको शुभत्व की प्राप्ति हो जाती है तो वो और शुभ है, राइट। इस प्रकार सारे, अब मकर और कुंभ में तो मेरे बताने की जरूरत ही नहीं है। वहां तो चंद्रमा सबसे असहज रहते हैं, जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बिल्कुल, राइट। तो ये बात है। तो अब यही चंद्रमा अगर यहाँ है नवम भाव में, यही चंद्रमा अब किस भाव के स्वामी है तो किस किस को बढ़ाएंगे, किस किस को घटाएंगे, ये आपको डिटरमाइन करना है। अब नवम भाव का चंद्रमा बहुत श्रेष्ठ, कालपुरुष की कुंडली में उसकी मित्र राशि है। और चंद्रमा और गुरु, ये दो आपस में बहुत खुश होते हैं। चंद्रमा की ही राशि में गुरु उच्च के होते हैं, है ना। और गुरु की राशि में चंद्रमा बहुत बलवान होते हैं। कि चौथी राशि जो है वह ऑलवेज लव टीचर्स, स्पिरिचुअल पर्संस, यानी ज्ञान को प्राप्त करना चाहती है, हमेशा बढ़ना चाहती है, बढ़ाना चाहती है, हमेशा फैलाव चाहती है ना। और गुरु क्या है? जिस भी चीज को टच करते हैं उसको वृद्धि कर देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं, है ना, उसका गुरुत्व बढ़ा देते हैं, उसको फैला देते हैं। तो कर्क राशि में इसलिए गुरु और बलवान हो जाते हैं, राइट। तो गुरु की राशि में बैठा हुआ चंद्रमा बहुत शुभ परिणाम देंगे कालपुरुष की कुंडली में। अन्य राशियों में क्या क्या परिणाम देंगे? नवम भाव में चंद्रमा अच्छा ही परिणाम देंगे, अच्छा ही परिणाम देंगे, लगन को बढ़ाएंगे, पंचम को बढ़ाएंगे, है ना। तो ये विभिन्न राशियों में इनके परिणाम कम और ज्यादा, यानी उन राशियों के स्वामी के परिणाम इनमें आएंगे, उन राशियों के भी परिणाम ये प्रभावित करेंगे। तो ये आपको डिटरमाइन करना है। दशम का चंद्रमा पंचम भाव से छटा गया, यानी इस भाव से ये अष्टम है तो ये संतान की हानि करेगा, है ना। सप्तम भाव की बहुत लाभ करेगा, यानी आदमी हमेशा सप्तम भाव के लिए कार्यशील करता रहेगा, हमेशा उससे सुखों की प्राप्ति करेगा। पत्नी से अगर किसी के दशम भाव में चंद्रमा है तो बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होता है व्यक्ति। लॉर्ड ऑफ मून, 10th हाउस इज कॉल्ड द लॉर्ड ऑफ मून, मतलब चंद्रमा का मालिक है दशम भाव। तो यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा बहुत अच्छी इमेजिनरी पावर देता है, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनाता है व्यक्ति को, बहुत लेकिन उससे शारीरिक मेहनत नहीं होती है। बातें करेगा, वाणी से सारे कार्य कर लेगा, लेकिन वो खुद कार्य नहीं करेगा। दशम का चंद्रमा वाला व्यक्ति बातों से ही दुनिया में जीतने की कोशिश करता है, खुद कार्य नहीं करता, राइट। ये खास बात है सर। हाँ हाँ। ये तो शनि जैसे कालपुरुष की कुंडली में शनि का भाव हो गया, तो फिर बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। चंद्रमा इधर असहज होके भी इसका मतलब मालिक कैसे हुआ सर? देखिए मैंने अभी आपको बताया कि केंद्र में बैठी हुई पाप राशियां पापत्व को छोड़ देती है ना, शुभ हो जाती है। केंद्र में अगर पाप राशियां, हाँ हाँ, ये मालिक चतुर्थ भाव में भी हो सकता था या किसी अच्छे जिसके गुरु की राशि में भी हो सकता था। तो ये
मकर में ही क्यों मतलब हुआ सर ये? नहीं, दसम भाव में कालपुरुष की कुंडली में आएगी मकर राशि, और हाँ, किसी वही। राशि में भी हो सकता है, किसी भी राशि में हो सकता है, मेष में भी हो सकता है और बलवान हो जाएगा, नहीं मतलब भाव भी और तो सब में बदल हो सकता है। चतुर्थ भाव में क्यों नहीं हुआ ये, इसमें ही क्यों हो रहा है सर ये? चतुर्थ भाव में तो अच्छा है ही है, चतुर्थ भाव में तो अच्छा है ही है, दिग्बली होता है, पर ये दसम में भी देता है, अपना अच्छा फल देता है। भाई चतुर्थ भाव में का चंद्रमा तो अच्छा है ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, जो तो मोस्ट सुटेबल प्लेस है उसका, सबसे ज्यादा आनंदित ही वहां होता है, उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स और फोर्थ हाउस की सिग्निफिकेंसेज और उसकी सिग्निफिकेंस पूरी मिलती है, तो वो तो है ही है, वो तो यहाँ तो करेगा ही करेगा। मैं दसम की बात कर रहा हूँ अभी। आपने ये कहा ना ये मालिक है चंद्रमा का ये हाउस, ये शास्त्रों में, हाँ, ये बात लॉर्ड ऑफ, मतलब 10th हाउस जो है ना वो राजा का हाउस है, किंग, ये किंग हाउस है। किंग कहां से देखा जाता है? 10th हाउस। ये बात बहुत बढ़िया पूछी मैं, ये किंग है, और किंग हाउस में जब भी क्वीन आएगी तो वो अपने आप को क्या करेगी? तो लॉर्ड कौन? किंग का, क्वीन का लॉर्ड कौन है? बिल्कुल सर किंग, हाँ तो सूर्य से ये रिलेट हो गया मतलब एक तरीके से सूर्य की किंग हाउस है, हाँ सूर्य, सूर्य नहीं, ये सूर्य से नहीं हुआ, ये किंग हाउस है, ओके सर, यहां से राजा देखा जाता है। अगर राजा की बात करूंगा तो दसम भाव, तो राजा के पास रानी आएगी तो वो उसका लॉर्ड होगा, बिल्कुल सर, इसलिए, राइट। ओके सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है ना। तो विभिन्न राशियों में आप लगाओ, विभिन्न राशियों में इनको लगा के देखो, है ना। दसम भाव का चंद्रमा जो है व्यक्ति को उच्च राजकीय पद दिलाता है, व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में सफल हो सकता है, व्यक्ति बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, कोई एम्बेसडर हो सकता है, व्यक्ति व्यक्ति जो है वो धनवान होता है ना, उसको किताब आगम यानी कि आज्ञा का अधिकार मिलता है, यानी कि वो सरकारी, उच्च सरकारी अधिकारी हो सकता है, खूब नभो यात्राएं कर सकता है। तो चंद्रमा दसम का बहुत बढ़िया, अब किस किस राशि में अकॉर्डिंगली वो फल को उत्पन्न करेगा, राइट। ऐसे 11th हाउस, लाभे सर्वे प्रशस्ता, लाभ भाव में सारे प्रशस्त होते हैं, पर चंद्रमा के लिए और उपचय स्थान है, तो चंद्रमा उपचय स्थानों में शुभ ही परिणाम देता है, क्योंकि गोचर वश हमेशा शुभ रहता है, तो 11th हाउस में सब अच्छे होते हैं। अब यहाँ अगर बलवान होकर बैठा है तो चंद्रमा स्वयं जब बैठ गया तो 11th हाउस के सारे लाभ उत्पन्न करेगा, लेकिन संतान कन्याएं पैदा करेगा, कन्या संतान की ओर आप प्रेरित करेगा, या कन्या संतान ही होगी, ऐसे व्यक्ति को सुखपूर्व स्थिति की प्राप्ति होती है, जिसके भी अगर 11th हाउस में चंद्रमा है तो उसका विवाह होने में ये एक अच्छी कंडीशन है, ये अच्छा योग है, विवाह होने में आसानी होती है, संतान अवश्य होती है, लेकिन कन्या संतान होती है। संतान से मेरा मतलब यहाँ प्रोगिनी से है, संतान शास्त्रों में पुत्र को ही माना गया है, चंद्रमा जो है ना कन्या संतान देता है, राइट, राइट। बाकी चीजें आप खुद लगा के देखें, बाकी चीजें आप खुद स्थापित करके देखें। सर अभी आपने कहा चंद्रमा का 11वें भाव में है तो सुख पूर्वक स्त्री की प्राप्ति होती है। सर हाँ ये स्त्री हाँ, की कुंडली में इसको ऐसे ही देखना चाहिए पुरुष के संदर्भ में? वो रिसिप्रोकल, अपन चूंकि पुरुष प्रधान समाज है तो अपन पुरुष को ही प्रधान मानते हैं, तो स्त्री के लिए वो पुरुष हो गया, है ना, ठीक है। वो दोनों माने जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जो है ना सप्तम भाव को बढ़ाएंगे, सप्तम भाव को बढ़ाएंगे, जैसे क्योंकि चंद्रमा की प्रकृति प्रवृत्ति क्या है, वो बढ़ाते हैं, तो किसको बढ़ाएंगे? सप्तम भाव को, परिपूर्णता करेंगे इसकी, यानी आपको देंगे। अब यहाँ मनोरथ है, आपका मनोरथ क्या है? स्त्री प्राप्त करना, तो उसको फुलफिल करेंगे, राइट, अपनी शक्ति के अनुसार, ठीक है सर। धन से ये सप्तम भाव हाँ हाँ बोलिए, है इसको क्यों है बढ़ाएं? जी, पंचम है ना, इससे ओके सर, इससे पंचम है ना, सप्तम से पंचम है ना। ओके सर। अरे भाई मैं सप्तम की अगर कुंडली बनाऊंगा तो पंचम में जाएंगे नहीं ये। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब जैसे धन भाव का से ये 10वां भाव है, तो ये भी धन है और ये भी धन है, दोनों का संबंध है ना। आपको अगर ये धन बनाना है तो आपको लाभ का कर्म करना पड़ेगा, आप लाभ का कर्म करोगे तो धन की प्राप्ति होगी, होगी कि नहीं होगी, है ना।
भाई शास्त्र में क्या कहा गया है? ये धन है, ये धन है, ये धन है, ये धन है और ये धन है। इन भावों को धन कहा गया है ना, अभी मैंने आपको बताया ना। तो ये धन भाव है और ये धन का कर्म है, यानी लाभ। धन के लिए कर्म किया, लाभ की उत्पत्ति हुई। लाभ की उत्पत्ति हुई तो सुख किसका मिला? धन का। एक एक भाव इतना प्रिसाइसली मेंशन्ड है, एक एक भाव, एक एक भाव को आप अगर संबंध स्थापित करोगे, आप सोचोगे क्या थे हमारे ऋषि। कि जैसे ये विद्या है, ये मेरा ब्रेन है ना, ये विद्या है, ये विद्या है, ये विद्या है ना। अब आप इस अपना जो मस्तिष्क है ना, जो हम बुद्धिमत्ता देता है, वो थर्ड हाउस। अब थर्ड हाउस का पराक्रम, ब्रेन को बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे? बुद्धि लोगे, ज्ञान लोगे और बुद्धि का प्रयोग करोगे। तो ये इसका पराक्रम, ये बुद्धि का फुलफिलमेंट और ये बुद्धि का लाभ। अब देखो आप बिल्कुल एक एक चीज है। अब ब्रेन का व्यय करेगा कोई व्यक्ति तो विद्या आएगी, ब्रेन का पराक्रम करेगा तो विद्या आएगी। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ, वो तो जानते ही हम। ब्रेन का व्यय करोगे तभी तो विद्या आएगी। कोई आदमी ब्रेन को यूज ही नहीं करे तो क्या उसको विद्या आएगी? हेलो हेलो, आएगी? नहीं सर। अरे भाई, ब्रेन का व्यय करेगा तभी तो विद्या आएगी, और ब्रेन का पराक्रम करेगा तभी विद्या आएगी। ठीक है ना? इसलिए हर भाव का संबंध आप एक दूसरे से स्थापित करोगे, आप अचंभित रह जाओगे कि इतने परफेक्टली मैच है, आप कल्पना ही नहीं कर सकते। इतने परफेक्टली मैच है, जितने दुनिया के कारकत्व हैं उन सब का ऐसा मैचिंग, मतलब दिस इज वंडर। हमारे ऋषियों का ज्ञान हमारी, मतलब आप सोच ही नहीं सकते। राइट? ठीक है कपिल जी, ये मैं आपको और घुमाऊंगा इसके अंदर, ठीक है? हेलो हेलो हेलो। अब मैं आगे बात करता हूं कि चंद्रमा के बाद मंगल। मंगल के पूरे भाव में प्रभाव, पूरे 12 भाव में क्या प्रभाव होंगे, अब मैं कुछ लेके आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। राइट? मैं हमेशा काल पुरुष की कुंडली ही ले रहा हूं, है ना। बाकी कुंडलियों में आप अपने हिसाब से स्थापित करके देखना। अब मंगल देव लगन में बैठे हैं, तो लगन का विश्लेषण तो मैंने आपको बताया, और स्वराशि का मंगल है तो कहने की क्या बात। अब द्वितीय भाव में मंगल है, तो पहले भाव में मंगल है तो वो सब चीजें जो आप किस किस राशि के स्वामी हैं, किस किस उनके स्वयं के क्या कारकत्व हैं और पहले भाव के क्या कारकत्व हैं, उन सबको स्थापित करो, जो मैं आपको पूरी तरह बता चुका हूँ। तो पहले भाव में मंगल होगा तो व्यक्ति जो है वो ललाई लिया हुआ शरीर होगा उसका, जो भी है, और थोड़ा सा दम्भी होगा, अहंकार की मात्रा होगी, एक्टिव रहना चाहता होगा, हमेशा एक्टिव रहेगा, है ना। कभी भी ऊर्जा को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। तो मंगल के जितने भी कारकत्व हैं वो लगन में ही आ जाएंगे, है ना। जोशीला होगा, एकांतवासी होगा, घूमने का बहुत शौकीन होगा, पतला शरीर होगा, है ना, गौरवर्ण होगा, वो सब चीजें। और फिर मंगल के सारे कारकत्व, और फिर इस भाव के सारे कारकत्व और राशि के सारे कारकत्व। अब यहाँ पे मंगल जो है इसके और इसके स्वामी है, तो इनका भी गुणत्व यहाँ प्राप्त करेगा। तो ऐसे व्यक्ति की है ना प्रभाव बहुत ऊंची हो जाती है, इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छी होती है। तो ये आपको लगा के देखना है। इसी प्रकार सारे भावों में जो मैंने अभी आपको सूर्य देव का समझाया था, इस तरह से आपको लगाना है। अब मैं चाहता हूं कि एक कुंडली ले ली जाए। हेलो, बहुत टाइम हो गया लेकिन राजेश जी, हेलो। हाँ सर। बहुत टाइम हो गया, 10 बजने आए। यस सर। कितने लोग हैं अभी? कितने लोग हैं सर अभी 16 है, टोटल 18-19 के आसपास थे अपन। अच्छा, बहुत टाइम हो गया। देखिए, ये हमारा इनिशियल लेवल है,
इसमें जितना टाइम लगे लगने दो। लेकिन आप लोग, थोड़ी सी निराशा मेरे को ये हुई कि आप लोगों ने किसी ने भी ग्रहों को चलाया ही नहीं, कोशिश ही नहीं की। थोड़ी तो कोशिश करो, थोड़ा सा तो अपना को ध्यान देना पड़ेगा, है ना। अपनी कुंडली में चलाओ, किसी की कुंडली में मत चलाओ। चलो एक कुंडली मेंशन करते हैं या वाइंड अप करें, बताइए आप। हेलो, चलो कोई एक कुंडली बोलो, कोई भी, किसी की भी एक कुंडली बोलो, जो कोई भी कुंडली बताना चाहते हैं, लेकिन उसके बारे में सारी बातें पता होनी चाहिए। कोई भी एक कुंडली बोलिए। सर बोलूं? हाँ बोलिए धनु बोलिए। लगन, धनु लगन की हाँ, कुंडली बोलिए। है। हाँ एक मिनट, हाँ बोलिए। हाँ एक मिनट। धनु लगन की कुंडली है, ग्रह बोलिए। पंचम भाव में केतु है, पंचम में केतु है, हाँ। छठे में गुरु, छठे में गुरु, आठवें में चंद्र और शनि, चंद्रदेव आठवें में शनिदेव, हाँ, और नौवे में सूर्य देव शुक्रदेव, शुक्र, हाँ, और 10वें में मंगल देव और बुध देव, मंगल बुध, ठीक है। और ये 11वें घर में कुंडली हो राहु। गई, ठीक है। सारे ग्रह आगे, 2 और 1 3 और 5 और 2 7 और 8 और 9। तो एक तो काल सर्प दोष की कुंडली है, चलो वो देख लेना आप। अब मैंने जो बताया उसकी बात करते हैं। अब मैं बात करता हूँ 3 6 मैं बात अभी, जैसे मैंने अभी आपको मंगल देव के बारे में बताया। अब मंगल 10वें भाव में है। अब 10वें भाव के प्रभाव देंगे, 10वें भाव के गुण, वो कारकत्व में। तो मंगल के स्वयं के कारकत्व क्या है? मंगल हमेशा एक्टिव रहना चाहते हैं, कार्यशील रहना चाहते हैं। मंगल शक्ति के कारक हैं, तेज है, जुनूनी है ना। मंगल जो है ना अचीव करना चाहते हैं, हाईएस्ट से हाईएस्ट लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, है ना। मंगल जबरदस्ती भी चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं, जल्दबाजी के कारक हैं। ड्रीम्स बहुत ज्यादा होते हैं मंगल के, डिजायर्स बहुत ज्यादा होती है मंगल की। तो 10वें भाव में बैठे हुए मंगल कर्म क्षेत्र से संबंधित जितनी भी चीजें हैं 10वें भाव से, उनको पाने के लिए लालायित रहेंगे, लालायित रहेंगे। अब बुध की राशि में है और बुध के साथ है, तो अब इसमें ये डिटरमाइन करना पड़े। अब बुध जो है ना बलवान है, स्वयं की राशि के हैं, उच्च के हैं, डिग्री और देख लेना। तो अब ये बुध जो है ना मंगल की शक्ति का सर्वोत्तम उपयोग करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। ये बुध मंगल की शक्ति का सर्वोत्तम उपयोग करेंगे। अब 10वें भाव से संबंधित सेनापति हैं, तो ये व्यक्ति हमेशा क्रियाशील होकर राजा समान या सेनापति समान सुखों को प्राप्त करने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा, और बुध उसको ऐसा करने के लिए प्रेरित भी करेंगे। अभी मैंने आपको कंजंक्शन नहीं समझाया, लेकिन आप इसको समझो। अब सूर्य है, अब नवम का सूर्य सौ राशि का है, तो अभी मैंने आपको इतनी चीजें बताई, तो ये सब चीजें प्रभाव उसमें होंगे कि नहीं होंगे उस व्यक्ति में? 100% होंगे, है ना। अब शुक्र का पंचम, सूर्य के साथ हो गए शुक्र। अब शुक्र क्या है? एक जलीय तत्व ग्रह है ना, सौम्यता के कारक हैं, सुंदरता के, खुशियों के, आमोद प्रमोद, मनोरंजन, रचनात्मक कार्य, लेखन, मतलब प्रकाशन, नृत्य, गान बजान, है ना, क्या बोलते हैं इसको, दिखावा, सजना संवरना, सुंदरता, लावण्यता, है ना, स्त्रियों के प्रति या पुरुषों के प्रति लगाव, है ना, आनंद लेने का, एक नाम से फिल्मों में जो कलाकार होते हैं वैसा कार्य करने वाले, है ना, अलंकारित होने वाले, वो ग्रह इंद्रजाल के माया हुए हैं। अब शुक्र जो है, अब यहाँ पे कालपुरुष की कुंडली में भी 9वीं राशि है, वो भी अग्नि तत्व है। यहाँ पे बैठी भी राशि अग्नि तत्व है, और सूर्य भी एक अग्नि तत्व है। तो ऐसे व्यक्ति को शुक्र जो है ना बहुत अच्छा परिणाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इनकी प्रकृति के विपरीत चला गया ना, ये इनकी प्रकृति के विपरीत चले गए। लेकिन फिर भी 9वें स्थान में शुक्र जो है वो शुभ है, 9वें स्थान में शुक्र शुभ है, लेकिन अपना परिणाम उनका कम हो गया नैसर्गिक, राइट।
तो अब ऐसे में इनकी स्त्री भाव का जो स्वामी है, मैंने आपको बताया था कि सप्तम भाव का स्वामी अगर शुभ ग्रह है तो अपने सुबत्तों को छोड़ देता है, फिर वो होकर यहाँ बैठ गया, तो ये भद्र योग तो हो गया। साथ ही शुक्र की स्थिति अपने स्थान से तृतीय गया, यानी सप्तम से तृतीय गया और सूर्य के साथ हो गया, ये दोनों द्विद्वादश भी हो गए। तो लेडीज की है जेंट्स की है भैया? हेलो, जेंट्स की है, जेंट्स की। जेंट्स की है, तो इनका वैवाहिक जीवन बहुत उत्तम नहीं है भाई। कौन की है सर? एक हेलो? जानने वालों की। हाँ सर जानने वालों की। हाँ, तो अभी मैं कंजक्शन वगैरह और बता दूंगा आपको, तो और ज्यादा इजी हो जाएगी। अब जैसे गुरु की बात करो आप, जो अभी एक बात कर रहे थे ना अपन गुरुदेव की, कि 2 स्थान के स्वामी होकर छठे भाव में चले गए, अब शत्रु राशि में चले गए, है ना, शत्रु राशि में चले गए, तो अब गुरु यहाँ पे थोड़ा सा है ना बलहीन हो गए। हालांकि वो छठे को कोशिश करेंगे सुधारने की, छठे को कोशिश करेंगे, लेकिन उनको ताकत पूरी लगानी पड़ेगी, तो वो अपने क्षेत्रों का परिणाम उतना नहीं दे पाएंगे। जो अभी उत्तम जी ने बताया था ना, बिल्कुल सही बात है। इन दोनों भावों पर वो कॉन्सेंट्रेट कम कर पाएंगे, उनकी शक्ति का यहाँ क्षय होगा और कोई शुभ दृष्टि उन पे आ नहीं रही। शनि कहाँ है यार इनके? अच्छा ये कोई शुभ दृष्टि आ नहीं रही, कोई भी शुभ दृष्टि आ नहीं रही, तो ये लग्नेश वीक हो गया। अब इसका जो स्वामी है वो आपके छठे भाव का स्वामी भाग्य में बैठ गया। कालपुरुष की कुंडली में नवम राशि आती है, वो भी इस गुरुदेव को कमजोर कर रही है, तो लग्नेश वीक हो रहा है इनका, लग्नेश वीक हो रहा है। शुक्र जरूर बल को प्राप्त करें, लेकिन वो इस स्थिति में आके कि अग्नि तत्व और अग्नि तत्व के साथ होकर, साथ ही दोनों शत्रु राशियां और सूर्य भी शत्रु है, तो यहाँ पे आकर वो और बलहीन होने, तो बहुत अच्छी बात है कि वो यहाँ बलहीन हो रहे हैं, तो वो यहाँ को रोग नहीं दे पाएंगे। सर वो अपना प्रभाव छठे। हाँ सर, इनकी आंख में प्रॉब्लम लेकिन हो सकती है क्या दिखने में? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि शुक्र इतने ज्वलनशील में है, तो वो बिल्कुल 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 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ओके बिल्कुल हो सकती है। इनके जो लेंसेज है ना, उनमें प्रॉब्लम हो सकती है। शुक्र लेंस के कारक है, शरीर में जल की कमी हो जाती है, सोविनियल लिक्विड जो होता है वो कम हो जाता है आदमी का, वो भी एक वो है। और फिर क्या, शनि भी, चंद्रमा भी शनि की राशि में है, तो ये भी ठीक नहीं है, तो इनका वैवाहिक जीवन तो उत्तम नहीं है। ये विष योग ऐसे कुछ बन रहा है क्या सर? ये चंद्र शनि साथ विष योग है ना, विष योग है। हितेश जी क्या कोई बात पूछो इसके बारे में। हेलो, वैवाहिक जीवन के बारे में पूछना था सर। तो वैवाहिक जीवन उत्तम नहीं है इनका, वैवाहिक जीवन तो